जैसे कि 10 नंबर का पेपर मेरे से छूट गया तो मैं 2 नंबर से फेल, मेरे से 20 नंबर का पेपर छूट गया तो मैं 8 नंबर से फेल। उसने आके अपने एम्प्लॉय को झाड़ दिया, एम्प्लॉय ने जूनियर एम्प्लॉय को झाड़ दिया, जूनियर एम्प्लॉय घर गया, उसने वाइफ से लड़ाई की, वाइफ ने आगे बच्चों को झाड़ दिया। तो उसके जो दिमाग में एसिड था वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया। अब जैसे वो पानी का गिलास भी गिरती थी, उसे डर लग जाता था और वो पोछा लेके आके उसको साफ करना शुरू करती, मुझे मारो मत। देखिए, नेगेटिविटी बहुत जल्दी दिमाग को कैप्चर करती है। 95% दिमाग नेगेटिविटी पे ही चलता है, ओनली 5% होता है, ठीक है। वो 5% को आपने कैसे 100% बनाना है, ये आप पे डिपेंड है। प्रॉब्लम सिर्फ 1 सेकंड की होती है, बिल्कुल, क्योंकि माइंड अगर ऐसे डाइवर्ट किया फिर आपकी वो प्रॉब्लम नहीं रहती। लव यू ज़िंदगी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, हर एक इंसान की ज़िंदगी में बुरा समय आता है। कुछ लोग उस समय से घबरा जाते हैं, हार मान बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन मुसीबतों को अपना साथी बना लेते हैं, उन मुसीबतों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, उनसे सीख लेते हैं और साथ में हम कह सकते हैं कि एक खरे सोने की तरह वो उभर कर सामने आते हैं। मैं बात कर रही हूँ आज मैडम शालिनी की, जो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर चुकी हैं, लेकिन आसान नहीं था उनका ये सफ़र। बहुत सारी मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं उन्हें इस सफ़र में मिली हैं। हम बात करते हैं और उनकी निजी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर चर्चा करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि PhD की डिग्री हासिल करना ये बहुत मुश्किल वाला काम होता है। डॉक्टर बनने तक का सफ़र कैसा था? जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो आई वॉज अ टॉम बॉय टाइप, क्लास बंक करा दी, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं, मतलब एवरेज स्टूडेंट थी। और ना ही मुझे कोई पढ़ाई की इतनी महत्वता पता थी कि पढ़ाई अगर करेंगे तो क्या होएगा। बस पेरेंट्स को यही पता था कि भाई शादी कर देनी है, अच्छा लड़का मिल जाएगा, वेल सेटल हो जाओगे लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए। तो बस दिमाग में बस वही सब था कि बस उतना ही पढ़ना है कि बस चलो घर संभालना है। और उसके बाद क्या हुआ कि क्या कहते हैं, मेरी शादी हो गई। शादी के बाद वहाँ जाते ही मतलब जैसे बहुत ज़्यादा फिज़िकल अब्यूज़ शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब मार पड़ती थी और हाई लेवल जैसे कहते हैं ना, उस तरह की मार पड़ती थी। तो कितनी बारी मार पड़ी और मतलब ये बोला जाता था कि आप एक स्टिंकिंग डस्टबिन हो, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते। तो अपने अंदर ना हीन भावना सी पैदा होती थी कि यार इस ज़िंदगी को जीने का मकसद क्या है, कुछ है ही नहीं मकसद, कुछ कर ही नहीं सकते। तो बहुत बार ऐसा हुआ लाइफ में। और वो मतलब शादी सिर्फ 3 महीने एक बारी और 1 महीने एक बारी, बस 4 महीने ही चली। और वो 4 महीने मतलब एक दिन भी काटना एक टॉर्चर के समान था। मतलब हमने सेटलमेंट की बात करने की कोशिश करी, सारा कुछ किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। फिर क्या कहते हैं, जब मैंने इतना सब देखा तो फिर मैंने वुमेन सेल में केस डाल दिया, चंडीगढ़ वुमेन सेल में। और इस दौरान में सब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और मुझे वहाँ से भी कुछ जो है पैसे की हेल्प नहीं मिलती थी। एंड आई वॉज अलोन और मेरे पास बच्चा भी था और ये सब मेरे माँ बाप जो थे वो टेक केयर कर रहे थे मेरी। मुझे बहुत गिल्टी फील होती थी कि पढ़ लिख के, चलो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तो इकोनॉमिक्स में MA मैंने तब भी कर रखी थी एंड मैंने फ्रेंच भी कर रखी है ग्रेजुएशन तक। तो मतलब पढ़ी लिखी तो थोड़ी बहुत मैं तब भी थी और मैं अपने पैरों पे खड़े हो सकती थी। बट मुझे ये गिल्टी भावना फील होती थी कि ये कोर्ट कचहरी का खर्चा, ये सब कुछ, ये मतलब मेरे पेरेंट्स पे क्या वो हो गई कि उनकी क्या गलती है। मेरा भाई भी मतलब रोज़ मुझे लेके जा रहा है, कभी वुमेन सेल, कभी कोर्ट, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कभी उसकी क्या गलती है, या मेरे पेरेंट्स जो हैं उनकी क्या गलती है कि इतना मतलब जो हमारे को सब कुछ ये सहना पड़ रहा है। वुमेन सेल में उन्होंने बोला कि वो दिसंबर को लेने आएंगे और शायद 2006 का दिसंबर था, हाँ। तो उन्होंने बोला कि वो लेने आएंगे, लेकिन वो आए नहीं और पता चला कि वो मतलब ऑस्ट्रेलिया भाग गए हैं, ठीक है। और फिर आप ये देखिए कि मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस, हाई कोर्ट का केस, 3 केसेस मैंने डॉरी का,
डिवोर्स का और बच्चे की कस्टडी का। सारे केस मैंने खुद अपने पेरेंट्स के और अपने भाई के बलबूते पे ही जीते हैं। ठीक है, वन साइडेड मुझे डिवोर्स मिला क्योंकि वो आई नहीं, फिजिकल अब्यूज़ था और मदर इन लॉ आ जाती थी, वो कहती थी कि मैं क्या करूं। ठीक है, ये सब कुछ हो गया, लेकिन मेरे खुद का अपना वजूद ख़त्म हो चुका था और मैं जो था ज़िंदगी में, सोच लीजिए कि समझ ही नहीं थी कि क्या करूं। एंड मैंने बिलीव कर रखी थी उस टाइम तक, तो मेरे को बिलीव में हमारे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन थे फॉर्मर डॉक्टर आनंद, वो हमें पढ़ाते थे, ही वॉज माई टीचर। और वो मुझे तब भी बोलते कि शालिनी तेरे में बहुत कैलिबर है, तू ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकती है। मैं उनसे जाके मिली, मैंने उनसे बात की। तब तक मेरी विवेक हाई स्कूल चंडीगढ़ में 38 में जॉब लग गई थी और विवेक हाई स्कूल ने मेरे लिए समझ लो एक मिरेकल का काम किया। उनकी प्रिंसिपल मैम ने, मतलब वहाँ के स्टाफ ने, मैं उन सर के पास गई और मैंने सर को बोला कि सर, मतलब जैसे होता है ना, एक बच्चा होता है जिद पे अड़ जाता है और उसके ईगो पूरी मॉरल सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है बिल्कुल। तो मैं सर के पास गई, मैंने सर को जाके बोला कि सर मुझे आपकी सीट पे बैठना है। अच्छा। और सर ने बोला क्यों नहीं, मतलब ही वॉज सो पॉजिटिव। तो सर ने मुझे बोला कि शालिनी आपको जो है सबसे पहले मेरी सीट पे बैठने के लिए आपको यूजीसी नेट करना पड़ेगा। अच्छा। और मेरे हिसाब से तो यूजीसी नेट उस टाइम जो स्कॉलर्स बच्चे होते थे, टॉपर्स होते थे, गोल्ड मेडल, बस वही उनका निकलता था, क्योंकि उस टाइम पे जो यूजीसी नेट था वो सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। और मेरी राइट हैंड की एल्बो नहीं थी, तो मैं जैसे कि 10 नंबर का पेपर मेरे से छूट गया तो मैं 2 नंबर से फेल, मेरे से 20 नंबर का पेपर छूट गया तो मैं 8 नंबर से फेल। ये मेरे साथ मतलब ऐसे चलता रहा। तो सर ने मुझे बोला कि शालिनी आपने यूजीसी नेट करना पड़ेगा। तो मैं गई बुक शॉप पे, लॉयल बुक शॉप है पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैंने देखा 24-25 पेज का सिलेबस, और मुझे कंप्यूटर भी नहीं तब चलाना आता। मैंने कहा यार इतना बड़ा सिलेबस कैसे होगा, मतलब। और मैंने एमली भी मतलब तब करी थी 2005 में, बेटी के साथ की थी मैंने उस टाइम एमली। मैं कैसे होएगा, इतना बड़ा सिलेबस है और मैं कॉरेस्पॉन्डेंस सारी पढ़ाई करी है, रेगुलर तो मेरी पढ़ाई नहीं है। मेरे लिए वो बड़ा चैलेंजिंग था। तो मैंने क्या किया, मैं लिखती रहती थी। मैंने 32 रजिस्टर जो है यूजीसी नेट के टाइम लिख लिख के जो है भर दिए। तो वो पेपर सब्जेक्टिव था और वो जब पेपर क्लियर हुआ मेरा, तो मेरी लाइफ का वो सबसे बड़ा जो था, एक जैसे कहते हैं ना अचीवमेंट, कि मैंने ज़िंदगी में जिस बंदे ने कुछ ना किया उसको सबसे बड़ी चीज़ मिल गई हो। जब मेरा नेट क्लियर हुआ, फिर मैंने सोचा कि चलो हम पीजीडी लाइन करते हैं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड नेटवर्किंग किया। तो उसका मेरा डेजर्टेशन लिख रही थी, वो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज पे था। मैंने बताया कि मैं विवेक हाई स्कूल में थी, तो उधर से मतलब फिल बैकन सर थे, वो ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, वो हम कोई क्लासेस लेने के लिए आए हुए थे स्कूल में, तो क्रिटिकल थिंकिंग की। तो वो जो थे आए, उन्होंने देखा कि मैं क्या करूं। उन्होंने मुझे बोला कि शालिनी व्हाई यू आर नॉट राइटिंग अ पेपर ऑन दिस रिसर्च। मैं कहा सर आई डोंट नो हाउ टू राइट अ पेपर ऑन दिस रिसर्च टॉपिक। उन्होंने कहा आई विल गाइड यू। तो उन्होंने मुझे गाइड किया। मेरा वो पेपर ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी छपा। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी प्रेजेंटेशंस दी, मेरे 7-8 बेस्ट पेपर अवार्ड्स आए। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे पीएचडी कर लेनी चाहिए। ये 2013-14 की बात है। तो 13 में मैंने कोशिश करनी शुरू कर दी कि मुझे पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। पहले तो एडमिशन ही बहुत मुश्किल से मिला, मतलब परमिशन ही नहीं मिली। आप यकीन मानेंगे, मैं वीसी ऑफिस से जाके परमिशन लेके आई, तो परमिशन ही नहीं मिली। और उसके बाद जो मैंने वीसी ऑफिस से परमिशन लेके आई, उसके बाद इंसिडेंट्स ऐसे हो गए। मेरा राइट हैंड, पहले एल्बो नहीं थी, लेफ्ट हैंड का एक्सीडेंट हो गया। कॉलेज के बाहर स्कूटर पे थी मैं, लड़का मार गया। और उसके बाद मदर को कैंसर हो गया। ठीक है, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, फिर उनको कीमो वगैरह हुई। और जो मेरे हस्बैंड थे, एक्स हस्बैंड, वो एक्सपायर हो गए 2017 जनवरी को। एंड उस दिन मेरी आरडीसी थी। ठीक है, उसी दिन थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने वो आरडीसी भी दी। मैंने कॉलेज की ई जर्नल्स की हमारी मीटिंग थी, सारी एचओडीज के साथ वो मीटिंग भी कंडक्ट करी। तो
ये सब ट्रॉमास थे, लेकिन उस ट्रॉमास में भी मैंने जो अपने रेगुलर काम थे सारे किए। मैंने पीएचडी 3 साल में किया। आप विद कोर्स वर्क 3 साल में कोई पीएचडी आज के टाइम में करके दिखा दे तो बात है। मैंने बुक्स भी लिखी हैं, ये जो 2 बुक्स पढ़ी हैं मेरी, ये दोनों बुक्स जो है मैंने अपनी पीएचडी के बेस पे रिसर्च एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ की हैं। दोनों मैंने बुक्स जो है अपनी पीएचडी के बेस पे ही लिखी हैं और ये बेस्ट सेलर बुक्स हैं। मैम आपसे ये पूछते हैं कि जैसे आपने कहा कि एक दौर ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जब आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से प्रताड़ित किया गया। इंसान जो है ना वो हिम्मत हार जाता है, मगर कोई भी एक साधारण इंसान होगा उसे लगेगा कि अब ज़िंदगी ख़त्म, अब दोबारा शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो उस समय में कैसे हिम्मत जुटाई कि चलो शालिनी फिर से पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं और कुछ और करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो वो हिम्मत कहाँ से आप लेकर आए थे? देखिए, नेगेटिविटी बहुत जल्दी दिमाग को कैप्चर करती है। 95% दिमाग नेगेटिविटी पे ही चलता है, ओनली 5% होता है। ठीक है, वो 5% को आपने कैसे 100% बनाना है ये आप पे डिपेंड है। मेरे पे भी बहुत नेगेटिविटी आई। अब इतनी मार पड़ने के बाद आपके दिमाग में रात को सोते हुए भी मुझे कभी ऐसा लगता था हस्बैंड यहाँ बैठे हैं और अभी मुझे मारेंगे। मैं बहुत डर जाती थी कि यार बेटी का फ्यूचर क्या होएगा। बेटी की जब मैंने कोर्ट से कस्टडी ली, उसको चिकन पॉक्स हो रखा था। ठीक है जी, उसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, सारा मैंने दोबारा से कराया। उसको कोई स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा था, वो 4 साल की हो गई थी। ठीक है, मैंने उसको एक छोटे से स्कूल में यहाँ डाला, उसको मैंने एडमिशन उसका कराया। तो नेगेटिविटी की हिम्मत जो है, मैंने आपको बताया विवेक हाई स्कूल में जब मैं थी ना, वो हम लंच में जो प्रिंसिपल मैम थे वो हमारे साथ क्या कहते हैं डिस्कशन करते थे कि हाउ टू लिव अ पॉजिटिव लाइफ। मैंने दीपक चोपड़ा को पढ़ा, मैंने शिव खेड़ा को पढ़ा, मैंने लुइस हे को पढ़ा। मैंने उनको पढ़ने के बाद ये सीखा कि ज़िंदगी के अंदर जो नेगेटिविटी है वो हमने ख़त्म करनी है, कोई और आके बाहर से ख़त्म नहीं करेगा। मेरी बेटी को एक बच्चा था उसकी क्लास में, उसको बुली करता था, उसको मेरी बेटी को, एंड वो बहुत ज़्यादा बुली करता था। तो क्या हुआ कि मेरी बेटी आए, मैंने स्कूल नहीं जाना, रोना चालू। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कहती मैंने नहीं बात बतानी आपको। मैंने फिर उससे पूछी तो उसने मुझे ये बोला कि मम्मा मुझे ये चीज़ का जो है सामना करना पड़ रहा है। मेरी बेटी का नाम पूर्वी है, तो मैंने उसको बोला कि आप तो वो डस्टबिन में ना उस बच्चे का नाम लिख के थ्रो कर दे। वो स्लिप्स काफ़ी इकट्ठी हो गई, तो वो क्लास टीचर को जो आया ने आके दी, तो बच्चे को बुलाया गया। वो बच्चा कहता मुझे क्या पता मैम ये मेरे नाम की स्लिप्स क्यों हैं। तो फिर टीचर ने क्लास में पूछा, तो फिर मेरी बेटी ने खड़े होकर बोला कि मैम ये स्लिप्स मैंने डाली हैं। तो पूछा मेरी बेटी को कि क्यों आपने ये स्लिप्स डाली हैं, ऐसा क्यों किया? तो बेटी बोलती कि मैम मैं इससे बहुत तंग हूँ इस बच्चे से और ये मुझे बहुत ज़्यादा बुली करता है। ठीक है, तो मेरे से ये टॉलरेट नहीं होता। तो मैंने फिर अपना जो है नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए ये सोचा ऐसे करो। तो फिर ये हमारी स्टोरी न्यूज़लेटर में भी छपी। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपने तो अपने आप को उस सिचुएशन से निकाला, चाहे आपने बुक्स रीड की, चाहे आपने कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना। बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपकी जो बेटी है उस समय बहुत छोटी होगी और उसकी मानसिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा होगा। तो अपनी बच्ची को कैसे उस सारी सिचुएशन से निकाला? क्योंकि आपने बताया कि जब आपने कस्टडी ली तो उसे चिकन पॉक्स हुई थी और उसने अपने मदर फादर की फ़ाइट को भी देखा होगा। तो उस बच्चे को अपने मानसिक तौर पर किस तरह से स्टेबल किया? देखिए, सबसे पहले तो जब हमने उसकी कस्टडी ली वो मेरे पास आई नहीं। मेरी सिस्टर इन लॉ का नाम पूजा था और यहाँ मेरी भाभी का नाम भी पूजा था। तो वो मेरी सिस्टर इन लॉ बाहर रहती थी, तो उसे लगा कि ये मेरी पूजा है जो है मेरी बुआ ही है। तो वो सबसे पहले उसने जो है मेरी भाभी को ही अप्रोच किया, वो उनके पास ही कंफर्टेबल हुई। मेरे पास वो आई नहीं। ठीक है, और मैंने धीरे धीरे उसके साथ खेलना शुरू किया। ठीक है, अब जैसे वो पानी का गिलास भी गिरती थी उसे डर लग जाता था और वो पोछा लेके आके उसको साफ़ करना शुरू करती, मुझे मारो मत। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, हम उसका सिर धुला रहे थे तो उसने कहा कि मेरा सिर पानी, उसका सिर पानी में डाला होगा कभी, तो वो सिर ऐसे उल्टा करके नहीं धुलाती थी, वो सिर इस तरह से करके धुलाती थी, मतलब ऐसे करके। ठीक है, ऐसे सिर धुलवाती थी। तो इसके साथ इंसिडेंट्स हुए होंगे। ठीक है, और फिर उसको कोई स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा। सबसे पहले मैंने उसका सारे वैक्सीनेशन करवाई, मेरे पेरेंट्स ने। तो उसके बाद हमने उसको एक छोटे से स्कूल में डाला। अब वो उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ही ज़ीरो, 5 मिनट भी नहीं बैठना, उछल कूद ये वो सब
तो मेरे को ये होता था कि यार मैं परेशान हो जाती थी कि भाई अब मतलब ये सब बच्चा भी हो गया, सारा कुछ हो गया, इसको जो है अब मैं कैसे हैंडल करूं, मुझे कई बार समझ नहीं आती थी। फिर हमने इसको एक स्कूल था हमारे यहाँ दो गली छोड़ के, वो एक जो घरों में स्कूल होता है वहाँ डाला। वहाँ पे फिर हमने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दी और इसको 1 साल में 2 क्लासेस भी इसने की, LKG UKG इकट्ठी क्लास करी। तो हमने इसके ऊपर काफ़ी हार्ड वर्क किया। जैसे स्कूल से आते ही मैंने इसके साथ लग जाना। एक और बात मेरे को समझ में आई कि इसके अंदर नेगेटिविटी भरी है, वो कैसे, जैसे आपने बोला निकालनी है, तो मैंने इसको काफ़ी सारी क्लासेस में डाल दिया। अच्छा। मैंने घर पे, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मेरे पास जितने पैसे थे मैंने अपने पेरेंट्स से लेके, या जैसे भी पेरेंट्स का भी सपोर्ट ही है इसमें, मतलब मैंने सारी की सारी सैलरी उस पर ही लगा देनी। समझ रहे हैं आप। मैंने उसको कथक क्लास के लिए, पंडित प्रभा शंकर जी घर पे कथक सिखाने आते थे, टाइकोंडो में मैंने उसको डाला, ठीक है, पेंटिंग क्लास में मैंने उसको डाला, डांस क्लास में, मतलब जो यहाँ पे वो सीखती थी कथक और वेस्टर्न डांस क्लास में मैंने उसे अलग डाला, ठीक है, ताकि वो बिजी रहे और जब वो बिस्तर पर जाए वो थक के सो जाए, कुछ सोचे ना। हाँ, हमने उसकी जो नेगेटिविटी थी उसे चैनलाइज करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, इसको कंसंट्रेशन क्लासेस पे डाला जी। वहाँ पे इसको एक्सरसाइजेस करवाई जाती थी जिससे इसकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़े। बिल्कुल। तो अभी आपका अपनी बेटी के साथ कैसा रिश्ता है और अभी वो किस तरह से आगे बढ़ रही है अपनी ज़िंदगी में? अभी तो जैसे कि 8th क्लास में उसकी श्री चैतन्य से उसकी 1 लाख स्कॉलरशिप आई, फिर 9th में भी उसको उन्होंने स्कॉलरशिप दी उतनी ही 1 लाख की, फिर 10th में, फिर उसने 11th में फिर दिया स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, तो उसको 2 लाख स्कॉलरशिप लगी है इस बारी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं एक और बात बताती हूँ कि डिबेटिंग के लिए कि मैंने अपनी बेटी को कैसे किया, कि मैं, जैसे मैंने बोला, वो वेस्टर्न डांस भी सीखती थी, तो वो ना स्टेज को, उसको स्टेज फोबिया था। अच्छा। वो स्टेज पे जाने को तैयार ही नहीं। अब मैंने उसको पूरी प्रिपरेशन करा दी, सारा कुछ जुबी पे डांस था होम साइंस कॉलेज में, मुझे आज भी याद है। तो उसने ना, मतलब स्टेज पे ना चढ़ना पड़े, और वो छतरी जो थी, वो छतरी का डांस, वो छतरी तोड़ दी। अच्छा। कि भाई मुझे स्टेज पे चढ़ना ही पड़ेगा, और मम्मी क्या कैसे कर लेगी, भाई अगली मेरी परफॉर्मेंस है। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसी टाइम में जाके मार्केट से नई छतरी लेकर आई और मैंने उसको डांस करवाया, और वो पीछे हट के डांस कर रही थी, डर के मारे। उसके अंदर डर था, क्योंकि उसके साथ लाइफ में इतना कुछ हो चुका था, इतनी नेगेटिविटी हो चुकी थी कि वो पीछे हो के डांस कर रही थी। तो मैंने उसको बोला कि, मैंने कहा, मैं उसको पीछे से बोली जा रही हूँ कि तू आगे होके डांस कर, आगे, मतलब वो डरी हुई थी उस दिन, मैंने देख लिया। अब मैंने सोच लिया कि उसका डर ही निकालना है। फिर जब वो स्कूल में हुई तो मैंने उसके लिए पोएम्स लिखनी शुरू करी। अच्छा। अपने आप खुद मैंने पोएम्स लिखी, और मैंने हिंदी लिटरेचर उसका होता था फेयर, तो वहाँ मैंने उनको बोला कि आप इसको पार्टिसिपेट कराइए। तो जब वो पोएम बोली स्टेज पे, आप यकीन नहीं मानेंगे, हॉल में कोई बच्चा नहीं होगा जिसने तालियां नहीं मारी होंगी। उसका फर्स्ट प्राइज़ आया। उसके बाद आप अब ये देखिए, अब मेरी बेटी इस टाइम नॉन मेडिकल में है, उसके 10th में 95% मार्क्स आए हैं, एंड वो नॉन मेडिकल के लिए प्रिपेयर करिए। श्री चैतन्य उसको स्कॉलरशिप दे रहा है, ठीक है, 2 लाख रुपये, और मतलब अब वो अपना पढ़ रही है वहाँ पे, उसके तैयारी कर रही है। तो होपफुली वो IIT सोचा हमने कि क्रैक करेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो। जरूर चाहेंगे भगवान भी, और हम भी यही चाहते हैं कि आपकी बेटी जो है खूब तरक्की करे, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद वो अभी यहाँ तक पहुँची है। और इस बात का भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी सफलता के पीछे या उसकी बैकबोन जो है वो आप हैं। किस तरह से आपने उसको नेगेटिविटी से निकाला है, आज आप दोस्त बन चुकी हैं, हम ये कह सकते हैं। आज ऐसे होता है कि कई बारी कोई चीज़ें मुझे नहीं होता, कुछ होता है, तो वो मुझे समझाती है कि नहीं मम्मी, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और सिंगल मदर, आपको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? दोनों चीज़ें पूछूंगी, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में तो ऐसा है, देखिए कि मुझे जो है एज ए सिंगल पेरेंट PTMs में बहुत जो है फेस करना पड़ा। बच्चा जो था उसको यही होता था कि हर बारी मेरी मदर ही PTMs पे आती है। वो जो टाइम था मेरे लिए, जो PTMs पे जाना था, तो कई बारी ऐसा भी हुआ कि मेरी आंखें भर आई।
कि जब मैंने देखा कि 2 पेरेंट्स जो हैं वो टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और मैं अकेली इंटरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, कई बार हमारे दिमाग में कोई बात नहीं आती और वो दूसरा बंदा भाप लेता है कि ये बात थी, शायद ये पूछना भूल गए टीचर से। वो मुझे एक तो बहुत लगा, और दूसरा जैसे मैंने बोला कि मैंने अपने बच्चे को बहुत सारी क्लासेस में डाला, तो उसके लिए मुझे अपने पेरेंट्स की बारी बारी हेल्प लेनी पड़ी। मेरे फादर ने बहुत हेल्प करी। मेरी बेटी ने अबैकस भी किया है, वैदिक मैथ्स भी किया है, मैंने बताया टाइकोंडो और ये सब, कथक डांस, ये तो कभी क्लासेस में मेरे पास, अब मैं PhD भी कर रही हूँ, मेरे पास नहीं, मैं खुद की भी शाम को इवनिंग में वेब डिज़ाइनिंग की क्लासेस के लिए जा, मेरे पास नहीं टाइम। तो मुझे जो है मतलब कभी आज तक ये नहीं हुआ कि मुझे अपने पेरेंट्स को सेकंड टाइम बोलना पड़ा। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा वो तैयार ही रहते थे कि भाई हाँ भाई कहाँ भेजना है इसको, कहाँ करना है, हम तेरे साथ खड़े हैं, तेरे साथ जाने को तैयार हैं। तो ये तो मुझे पर्सनल जो है प्रॉब्लम्स आई। अब आप मुझे को प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, तो मैं एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हूँ अभी कॉलेज में, आई एम नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय, तो हमें छुट्टी ही नहीं मिलती। लेकिन मैंने वो भी अपने हैंडल किया। कई बार मैं 5 बजे के बाद भी बैठ के ऑफिस में काम किया। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं काम किया, लेकिन ये है कि मैंने सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए अपने आप को कूल रखा और अपने आप को, अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश करी, और जो बात है ना उसको वहीं सॉर्ट आउट करके ख़त्म किया, ना कि उसको लिंगर ऑन करके आगे चलते गए। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, इसको कहते हैं कैट वॉक। क्या होता है कि जैसे एक प्रोफेसर, समझ लीजिए एक कोई बड़ा ऑफिसर है, वो घर से अपनी वाइफ से लड़के आया, ठीक है जी, उसने आके अपने एम्प्लॉय को झाड़ दिया, एम्प्लॉय ने जूनियर एम्प्लॉय को झाड़ दिया, जूनियर एम्प्लॉय घर गया, उसने वाइफ से लड़ाई की, वाइफ ने आगे बच्चों को झाड़ दिया। तो उसके जो दिमाग में एसिड था वो आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया। तो अगर वही एसिड वो वहीं ख़त्म हो जाता, नेगेटिविटी वहीं ख़त्म हो जाती, वो आगे बढ़ती ही नहीं। जी बिल्कुल। तो हमारे को अपनी नेगेटिविटी को वहीं उसी टाइम ही ख़त्म करना है अपनी लाइफ के अंदर। अगर हम उसको आगे लिंगर ऑन करके लेके जाते हैं, हम अपनी पुरानी बातों को रिपीट करते हैं या उनको वो करते हैं, तो वो हमारी नेगेटिविटी बनकर ना एक पहाड़ बन जाती है। और इसके ऊपर एक छोटी सी और भी आप कहोगे मैं स्टोरी सुनाती हूँ इस पे। जो है बुद्धा ने एक बात बोली। एक दिन बुद्धा अपने स्टूडेंट्स की क्लास ले रहे थे एंड उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी था, वो बहुत बड़ा फ्लावर वास लेके आता है और लाके वो टेबल पे रखता है और वो नौकर को कहता है कि बहुत महंगा है, इसको ना ध्यान से रखना, टूटना नहीं चाहिए। तो नौकर जो है उसका काफ़ी ध्यान से कोशिश करता है कि ये टूटे ना और सफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से नौकर से वो वास टूट जाता है। अब जो मालिक है उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है कि भाई ये वास कैसे तोड़ दिया, मैंने बोला था इतना महंगा है, ये सारा कुछ है। बोल बाल के सारी बात ख़त्म हो जाती है, रात हो जाती है। रात को नौकर आराम से खराटे मार के सो रहा होता है, लेकिन मालिक को नींद नहीं आती, उसका नुकसान हो चुका होता है। अब जब अगले दिन सुबह नौकर उठता है तो मालिक बोलता है कि ये वास जो था ना तुमने तोड़ा, ये मैं तुम्हें गिफ्ट करना था, ये बहुत महंगा था। तो अगले दिन क्या होता है, मालिक आराम से सोता है और वो नौकर को नींद नहीं आती। तो दुख क्या है? दुख सिर्फ विचार है। जो विचार दिमाग में डाल लिए, अगर वो हमने नेगेटिव डाल लिए तो वो दुख ही दुख है, अगर वो पॉजिटिव डाल लिए तो वो सुख ही सुख है। अच्छा, ऐसा बताइए शालिनी जी कि आपने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, बहुत सारे आपके पेपर्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश हुए हैं और बेस्ट पेपर जो है वो डिक्लेयर हुए हैं, सब कुछ है। सोसाइटी की नज़र में आप एक सफल जो है वो वुमन है। कभी मलाल होता है कि ज़िंदगी में कुछ अधूरापन लगता है कि काश मेरे साथ वैसा ना हुआ होता, या काश मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ होता? कभी ऐसा भी आता है जब आप अकेले होते हो? हाँ, जो मेरी लाइफ में ये सब हुआ है ना, तो ये मैं सोचती हूँ कि अगर ना हुआ होता तो शायद मैं यहाँ तक पहुँचती नहीं। क्योंकि अगर मेरे को एक जगह से ना मिली, जैसे मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि आपके पास फादर नहीं है, बट आपके पास 2 फादर हैं, आपके मामा जी और आपके नानू जी। आपकी एक मम्मी थी, अब आपकी 3 मम्मी हैं। मैं आपको यकीन बताऊँ कि मेरे से ज़्यादा मेरी बेटी की केयर मेरी भाभी करती है और मेरे मॉम करते हैं। उसने क्या खाया, कब खाया, क्या पिया, कब उठी, क्या उसने क्या किया, छोटी छोटी बातों का उसका ध्यान रखते हैं। तो
मेरे को इस चीज़ का कई मतलब मलाल होने में तो ज़िंदगी में बहुत मलाल है। सोचे हाँ, ये है कि जैसे मुझे ये ज़रूर होता है कि हाँ एक कंपेनियन होना चाहिए आपके साथ जो आपको सुन सके, आपका एक फ्रेंड हो। लेकिन अगर वो फ्रेंड बनना ही नहीं चाहता और वो आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करता जाता है तो आप अपने खुद ही फ्रेंड बन जाओ। जैसे मुझे नई पिक्चर्स देखने का बहुत शौक है। अब मैं बच्चे के पास टाइम है नहीं है जाने का, तो मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया, तो मैं ऐप्स पे पिक्चर देख लेती हूँ। मैंने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। अब मेरे कई बारी मलाल ऐसे होता है कि छोटी छोटी खुशियाँ मैं अपने में ढूंढने की कोशिश, कई बार बहुत डिप्रेशन हो जाता है। पीएचडी के टाइम बहुत डिप्रेशन रहा। और जो छोटी छोटी खुशियाँ तो मैं बताती हूँ कि मेरा माइंड बहुत कई बार होता है। तो मैंने क्या किया, जैसे एक आइसक्रीम ले ली 17 सेक्टर में जाके, वहाँ फाउंटेन है, वहाँ बेंच पे जाके बैठ के आइसक्रीम आराम से अपना एंजॉय की 15-20 मिनट। अच्छा, ठीक है। तो मैंने क्या करना, एक जूस का ग्लास लिया, स्टूडेंट सेंटर जाके बैठ गए, वहाँ पे सारे यंगस्टर्स होते हैं है ना, उनके पीछे जाके बैठकर आराम से गॉसिप सुनी और खुद ही मैं यंग हो गई। जी। मैंने उनके अंदर अपनी छवि देखनी शुरू कर दी कि यार ऐसे होता था वैसे होता था। मुझे अपने स्टूडेंट सेंटर के दिन याद आ गए और मैंने वो आधा पौन घंटा अपने आप को पूरा इंजॉय किया। तो इंजॉयमेंट तुम्हें अपने अंदर ढूंढनी है, अपने अंदर झांकनी है। तो अपने आप जैसे ना वो है, मैंने 3 इडियट देखी, उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। उसके बाद ही मेरा नेट क्लियर हुआ। तो जैसे दिल को हम समझाते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो बारी बारी हमें कहना पड़ता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अच्छा शालिनी जी, ये बताइए कि आपने बहुत कुछ सोचा, कुछ हुआ, कुछ पूरा नहीं हुआ, कुछ सपने आपने देखे, कुछ सपने आपके अधूरे रहे, कुछ सपने आपने पूरे किए। अब शालिनी का कौन सा सपना है? अब आगे वो फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? आजकल जो है, मैं ये 2 बुक्स तो मेरी हो गई। आजकल मैं रिसर्च डाटा मैनेजमेंट पे काम कर रही हूँ। रिसर्च डाटा मैनेजमेंट जो है वो है कि जैसे हम पीएचडी करते हैं ना, तो हमारा पीएचडी में बहुत सारा डाटा बच जाता है, हम उसे यूज़ नहीं करते, तो फॉरेन बेस की रिपोजिटरीज बन जाती हैं। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इस पे कुछ नेशनल पॉलिसी बनाए, कुछ रिपोजिटरी बनाए। ठीक है, इस पे काम करे रिसर्च डाटा मैनेजमेंट पे। जैसे यूके में भी काफ़ी काम हो रखा है, मैंने अभी बहुत थीसिस पढ़े हैं, यूके के पढ़ा है, यूएसए का पढ़ा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का थीसिस पढ़ा है मैंने, एक आयरलैंड का पढ़ा है, पोलैंड का पढ़ा है। तो वहाँ पे सारे ये रिपोजिटरीज बनी हुई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे भी कुछ इस तरह की नेशनल, जैसे अब गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, ऐसे कुछ एजुकेशन, हायर एजुकेशन में भी कुछ इस तरह की कोई पॉलिसी मेकिंग करे जिसके अंदर ये रिसर्च का जो डाटा है ये सारा जो है सेव हो जाए। क्योंकि अगर हमारा ये डाटा सेव होगा तो हमारी नेशनल ग्रोथ होगी, नेशनल ग्रोथ होगी, नेशनल इनकम आएगी, नेशनल इनकम आएगी हमारी, तो हम जो है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनेंगे। तो वाकई दोस्तों, आज के इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। सबसे पहली बात कि शिक्षा हासिल करने की कोई भी उम्र नहीं होती। जिस उम्र में लोग ये कहते हैं कि चलो अब आराम से बैठ जाओ, हम शिक्षा हमने जितनी हासिल करनी थी कर ली है, उस उम्र में मैडम ने पीएचडी की है, मैडम ने यूजीसी की है। और ये भी बात हमें समझ में आई है कि नेगेटिविटी होना लाजमी ही है। हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें हम निराश हो जाएंगे, लेकिन उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में हमें कैसे बदलना है, ये चीज़ आज बाखूबी मैडम ने हमें सिखाई है। और हम चाहते हैं कि मैडम ज़िंदगी में हमेशा ही तरक्की करते रहे। और सबसे बड़ी बात, तरक्की तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन खुश रहना और पॉजिटिविटी स्प्रेड करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जाते जाते मैम, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी तुझसे एक ख्वाहिश है कि मेरा कल आज से बेहतर करना। ठीक है। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि पॉजिटिविटी वाली बात जो आप कह रहे थे, एक बार क्या हुआ कि मैं जैसे अभी 2 व्हीलर ही चला रही हूँ, तो मैं कॉलेज से घर पहुँची, तो मेरे घर के सामने पिछली 7 वाली गली में एक लेडी मुझे देखकर आई। तो मैंने एक्टिवा खड़ा किया, उन्होंने मुझे बोला, शालिनी कल तेरी अखबार में पीएचडी का तूने कैसे किया, मेहनत करी, इसका सारा खबर आई। तो मैंने एक सरस्वती की मूर्ति ली थी अपने बेटे के लिए कि वो पढ़े लिखे आगे अच्छा बने। वो तो पढ़ा नहीं ज़्यादा, मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुझे गिफ्ट करूँ। तो ये मेरे लिए एक सोसाइटी की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट था। जी बिल्कुल। कि जो एक अननोन आदमी मुझे जानता भी नहीं और मेरे मोहल्ले में रहता है, उसने मेरा न्यूज़पेपर में पढ़ा और वो मुझे आके ऐसे अप्रिशिएट कर रहा है। तो ये छोटे छोटे अप्रिशिएशंस मुझे लाइफ में बहुत मिले हैं। और
जैसे ये सब काम तो मैं कर ही रही हूँ, इसके अलावा मैं एक और काम भी कर रही हूँ कि मैं जो मेरे कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है, उनको मैं प्रोफेशनल जो है कैसे उन्हें लाइफ में ग्रो करना है, ये काउंसलिंग ये सब भी करती हूँ। आज की डेट में जो आप कह रहे थे लास्ट वर्ड्स, मैं बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मैं न्यूज़पेपर्स में आजकल पढ़ रही हूँ, वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है यूथ के अंदर, सुसाइड की आ रही है जी। तो सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो यूथ की प्रॉब्लम है वो मेंटल हेल्थ की है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की है। मैं सारे यूथ से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी जो है जो स्ट्रेस है वो आपका खुद का ही है, ठीक है, आप उसको है, सबको स्ट्रेस है, कौन लाइफ में स्ट्रेसफुल नहीं, आप उसको लिखो, लिखने के बाद उसको सोचो कि इसमें पॉजिटिविटी कैसे आएगी, कैसे आप इस स्ट्रेस को इम्प्रूव कर सकते हो। और एक दिन में नहीं होगा ये, इसमें टाइम लगेगा, आपको वो टाइम पीरियड लेके चलना अपनी लाइफ के अंदर कि ये 4 महीने 5 महीने 6 महीने। अब मेरे पास बच्चा आया एकदम ही बिगड़ा आया, उसको चिकन पॉक्स हो रखी, मेरे हाथ नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, वो एक दिन में थोड़ा मेरा फ्रेंड बन जाएगा, महीने में भी नहीं बनेगा, 2 महीने भी नहीं बनेगा। मुझे उसके ऊपर धीरे धीरे हर रोज मुझे उसको पानी देना है, मुझे उसे सींचना है ताकि वो एक अच्छा पौधा बने एक दिन में, ठीक है। तो वो धीरे धीरे उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, एक दिन में वो इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती। तो आपकी भी अगर कोरोना में आपकी जॉब चली गई है या कुछ चला गया तो आपको भी उसको धीरे धीरे इंप्रूव करना है। मनीषा गुलाटी जी की बहुत ज़्यादा, मतलब मैं उनकी समझ लो क्या कहते हैं, वो मेरे लिए एक तरह स्टार है ना, क्योंकि वो एक वे दे रही हैं लेडीज़ को ज़िंदगी जीने का, ठीक है। और आजकल जितना स्ट्रेस चल रहा है सारा कुछ, अगर हम अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को ठीक कर लेंगे, लाइफ में हमें कोई हर्डल हो ही नहीं सकती, और यही हमारे लिए फुलवारी बन जाएगी जीना। जो हमारे लिए हर्डल्स ही हमें प्रॉब्लम्स ही लगती हैं कभी कि हम ये नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम सिर्फ 1 सेकंड की होती है, क्योंकि माइंड अगर ऐसे डाइवर्ट किया फिर आपकी वो प्रॉब्लम नहीं रहती। स्ट्रेस को है सबसे ज़्यादा यूथ की आज की यही है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान दें, माइंड को पॉजिटिव रखें। माइंड मैनेजमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है। कमियां हैं, दुख हैं, तकलीफ है, किसी से कोई प्रॉब्लम है, उसको लिखो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, उसको कैसे आप इम्प्रूव करोगे, नेक्स्ट दिन आपका कैसा बेहतर निकले। ज़िंदगी एक ही ख्वाहिश है कि मेरा कल आज से बेहतर हो। ये दोस्तों, मैडम ने बहुत अच्छी बात कही है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया हर एक इंसान का बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अगर हम अपना नज़रिया बदल लेंगे तो नज़ारे ज़रूर बदलेंगे। आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।